बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि रऊफ क्लासा साहब हमें वाशिंगटन से वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन कमीशन में आज वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए दायर मुतफरक दरख्वास्तों की समाअत हुई, जिसमें वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंसेस की इन भरमार का नतीजा आखिर क्या निकलेगा? क्या सब बेसूद रहेगा या वाकई हमें एहतसाब होता हुआ नजर आएगा? जब अपनी दूसरी स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे तो पाक मिलिट्री जो ताल्लुकात है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, उनमें एक तनाव चल रहा है पाकिस्तान में। इस पर अमरीकी माहिरीन ये राय रखते हैं कि फौज ताकतवर जरूर रहेगी मगर इख्तिदार में आने के दिन जा चुके, क्योंकि हालात पहले जैसे नहीं रहे और पाकिस्तान की आवाम भी जाग चुकी है। क्या वाकई ऐसा है जो अमरीकी माहिरीन राय रखते हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। जब अपनी तीसरी स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे तो आपको पंजाब पुलिस के हवाले से बताएंगे कि जहां पर सीनियर अफसरान का बहरान है, जराइम में इजाफा होता जा रहा है। 10 करोड़ आबादी का इतना बड़ा सूबा, मगर सीनियर अफसरान के ओहदे आखिर खाली क्यों हैं? इनके पीछे क्या कहानी है, ये आमिर साहब हमें बताएंगे। और अपनी आखिरी स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, राजनपुर की तहसील दाजिल के हवाले से बात करेंगे। गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम्स में हम इसके ऊपर मुकम्मल फॉलोअप आप तक पहुँचा रहे हैं। पुलिस की बर्बरियत और दिल दहला देने वाली कहानी आज हम आपको दाजिल की आवाम की जुबानी ही सुनाएंगे। आमिर साहब, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन में आज जो समाअत हुई है, आप समझते हैं कि इसका नतीजा कुछ निकलेगा? ये तो देखना पड़ेगा, मगर ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि नून लीग के हालात जो है ना वो आगे से बड़े कशीदा हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि नून लीग का ये एक सेकंड हनीमून था कि धरने के बाद से इनको ये पूरा साल जो मिला, इसमें एक बिल्कुल ये लोग रिलैक्स कर गए थे। दुनिया भर के सैरें हो रही हैं, कई महीने तो इसमें मेरा प्राइम मिनिस्टर बाहर रहे हैं, कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही, कोई पार्लियामान में आ रहा, कोई वजीर नहीं नज़र आ रहा, एक टोटल अयाशी, बिल्कुल सैर सपाटे और ये वाला एक माहौल था। तो अभी जो है उस वक्त ये कहा गया कि जनाब ये जो धरना किया इमरान खान ने, इट्स टू अर्ली, अभी इतने कोई हालात नहीं है। मगर अब जो है एकदम सारी चीज़ें जो है ना कन्वर्ज कर रही हैं और एकदम जो है ना हीटअप पॉलिटिक्स हो गई है और इनके लिए मसाइल हर तरफ से चौमुखी आप कह सकते हैं कि लड़ रही है नून लीग। इस वक्त चौमुखी ऐसी है कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन में इस बात का एक्सेप्ट ही कर लेना कि जनाब ये जो है ना काबिल समाअत है और करप्शन को एक मान लेना कि इसके ऊपर भी जो ना आपकी फरागत हो सकती है, इसके ऊपर एक टेंशन तो है। अब जाहिर है एक हफ्ते 1 हफ्ते में सबको बुला लिया है, अब सारे इन राइटिंग देंगे। इससे पहले जो पैनामा लीक्स या और कई मामला के ऊपर बयानात थे, अभी जब इन राइटिंग मरियम बीबी देंगी, सफदर साहब देंगे, सागडार देंगे, शहबाज शरीफ साहब भी देंगे, प्राइम मिनिस्टर देंगे, ये सारा इन राइटिंग आ जाता है जो कि शवाहिद के तौर पे किसी भी स्टेज पे इस्तेमाल हो सकता है। और वो जब लार्जर कहानी पूरी पैनामा लीक्स और 30 साल की कहानी में जिगसॉ पजल जो बना हुआ है, इसको जब बीच में जोड़ना होगा तो कई और सवाल जन्म ले सकते हैं। तो ये तो है इलेक्शन कमीशन में। अब कोर्ट में, अदालतों में भी अब ये बहुत सबसे बड़ा मेरा ख्याल इस वक्त सियासत का सवाल ये है कि अदालतें जो हैं, अब ये इमरान खान साहब रेफरेंस लेके आ गए हैं, तो पहले उन्होंने कह दिया था कि जनाब ये आपने बड़ी हमें कंडीशनल किस्म के वो उसमें आप कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट में कह रहे हैं तो हम नहीं ले सकते। अभी जो उनके पास खुली है क्लियर, तो ये सवाल आ गया है कि जनाब अदालतें अब करती हैं कि नहीं करती, क्योंकि माजी में अभी ये रिसेंटली जो है नवाज शरीफ साहब की पिटीशन के ऊपर ही ये हुसैन हक्कानी साहब का कमीशन हुआ था, उस वक्त अदालतों ने कर दिया था। उसके बाद से यहाँ एक धांधली का जो इतना बड़ा इशू रहा, वो भी आखिर में अदालतों ने ही निपटाया। तो इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली डायरेक्टली उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और भी वहाँ पे जो बड़ी पार्टियों के बड़े चीदा लीडर हैं उन पे भी इल्ज़ामात हैं। तो मेरा ख्याल अदालतों के लिए ये बड़ा प्रेशर है कि उनको आया वही इसको निपटाएंगे, क्योंकि पार्लियामान और पॉलिटिशियंस आपस में नहीं डिसाइड कर पा रहे, मगर किसी ना किसी को तो कहीं फैसला ये करना है। उसके बाद लास्टली मैं ख़त्म कर देता हूँ कि सड़कों के ऊपर वो उसका भी प्रेशर आ रहा है। वो पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, मॉडल टाउन जैसा वाक़या हो जाए। जब सड़कों में निकलते हैं चांस होता है कि इट कैन ऑलवेज गो रॉन्ग, तो वो एक जल्द से जुलूस की सियासत शुरू होने वाली है। और बैकग्राउंड में जाहिर है
ये एक्सटेंशन वाला एक इशू चल रहा है और फौज की तरफ से ये आगे ही इजहार गैर मुतमईन है वो कि जनाब नेशनल इलेक्शन प्लान पे सिविलियन लोग काम नहीं कर रहे, वो एक प्रेशर आ रहा है। सो ये एक चौमुखी है जिसके अंदर नून लीग जो है ना घिसटती हुई आ रही है। सही। क्लासेस अब आपकी तरफ आएंगे। आज सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन का जो किरदार हमें नजर आया उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और जिस तरह आमिर साहब ने अपनी गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की, तो मैं आपसे सबसे ज्यादा अहम तरीके से ये चीज पूछना चाहूंगी कि इमरान खान के लिए हिकमत अमली कितनी अच्छी साबित होगी। एक तरफ तो कानूनी इदारों का दरवाजा वो खटखटा रहे हैं, दूसरी तरफ वो सियासी मुहिम भी चलाने का सोच रहे हैं। आमिर ने जो एक नक्शा खींचा है कि शायद अब तहरीरी जवाबात आएंगे और एक डॉक्यूमेंटेड एक चीज़ हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनसे मांगेगा, तो मेरा ख्याल है कोई नई बात तो इसमें नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब जो पहले ऑलरेडी बयानात दे चुके हैं कौमी असम्बली में, कौम से 3-4 दफ़ा तकरीर फरमा चुके हैं, कसम कुरान खा चुके हैं, उससे हट के वो नई बात नहीं करेंगे। हाँ, ये उनसे तवक्को भी की जा सकती है, कोई नई बात कर भी दें। पहले भी हमने देखा है कौमी असम्बली में कुछ कहा, अपनी कौम से तकरीरों में कुछ भी उन्होंने फरमाया, मरियम फरमा रही थी, उसका हुसैन ने कोई और बात की, हसन ने बीबीसी को कुछ और इंटरव्यूज दिया। सो मुमकिन है एक पांचवा छठा कोई एक नया वर्जन हमारे सामने आज पॉसिबिलिटी है। आपको याद होगा आमिर के जब ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था, अभी इन्होंने आके बगावत नहीं की थी जो मार्च में इन्होंने की थी, या इनको आके डिसमिस किया गया था जब 2007 में। उससे पहले एक इस्लामाबाद में वकीलों में या आप कह सकते हैं सर्कल्स में ये एक लतीफ़ा मशहूर था। लतीफ़ा आप कह सकते हैं दर्दनाकी की हद तक हकीकत के करीब था। वो कहते थे कि जनाब कि कोई इशू है, स्कैंडल है, मसला है, सुप्रीम कोर्ट लेके मत जाएं। रीज़न कि जनाब कि आप वहां पे लेके जाएंगे, अभी तो चलो उस पर बात कर लेते हैं, एजिटेट कर लेते हैं, किसी की बैशिंग कर लेते हैं, जी फलां ने ये गलत किया, हुकूमत ने ये गलत किया, वो फलां चीज गलत हो रही है। वहां पे तो बकायदा स्टैंप लग जाती थी कि नहीं जनाब इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं हुई। ये हुई है, ये मेरा ख्याल जो हमारे वकील भाई अगर कोई मुझे सुन रहे हैं तो इस बात को एंडोर्स कि जनाब कोई मसला सुप्रीम कोर्ट में लेके ना जाएं। इफ्तिखार चौधरी साहब बैठे हुए हैं, वो उस पर स्टैंप लगा देंगे, उसके बाद आप बात भी नहीं कर सकेंगे, आप पे तौहीन अदालत लग जाएगी। खैर उन्होंने बड़ी हद तक कुफारा अदा किया, मैं कहता हूँ वो एक अलहदा दास्तान है। सेम अब वही कुछ हो रहा है आमिर। आप नैब के पास जाते हैं, नैब उनको आके क्लीन चिट दे देता है कि नहीं जनाब इसने कुछ नहीं किया। आप ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के पास जाते हैं, राना असद अमीन जैसा बंदा बैठा है जिसमें अपने करप्शन के ऑडिट पैरे आ चुके हैं, वो फरमा देते नहीं जी इसने कुछ गलत नहीं किया। आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुख करते हैं, वहां खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं, वो कहते नहीं नहीं बिल्कुल किसी ने ना गलत नहीं किया। उनके दौर की करप्शन की स्टोरीज वो खुद सुन रहे हैं। आपने उसके FBR वो लिख के दे चुकी है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इसको फाइनेंस को, सलीम मांडवी वाला साहब को, कि जनाब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो इसमें दायरा कार ही नहीं है, कानूनी कोई नहीं है। आपको SCCP ने फिर उन्होंने भी लिख के दिया है इसको कौमी असम्बली को, जनाब कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप पूरी कौम को उम्मीदें लग गई हैं जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ये नया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ गुरु मतलब घंटाल है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हेड किया, वो बेचारे कुछ नहीं कर सके। किसी एक आम से MNA को जिस पे क्रिमिनल चार्जेस है, लोन राइट ऑफ थे, बैंकों को लूटना था, वो उनका रास्ता नहीं रोक सके। जो बड़े बड़े मतलब जुगादरी थे, नाम सुनते हम कहां पे जाते थे कि पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। ये बेचारे तो अभी आए हैं, इनको जुम्मा वाकई जुम्मा 8 दिन नहीं हुए जो नए मेंबरान आपने लगाए हैं, इनमें भी कैपेसिटी नहीं है। ये भी यही आके रीजन लेंगे कि जनाब ये हमारे दायरा कार में नहीं आता, और क्योंकि नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है लिहाजा हम उनका कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ा इन्होंने अगर काम किया, मैं फिर कहता हूं बहुत बड़ा, तो कैप्टन सफदर के मामले पे क्योंकि पहले प्रेसिडेंट 2-4 बनी हुई हैं, उस पे शायद कोई एक्शन ले लें। सो नवाज शरीफ साहब को वहां से भी क्लीन चिट मिलेगी और यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। इनके मेंबरान को आसमान से उतरे हुए नहीं है, वो भी हमारी तरह के हैं, इंसान हैं, उनकी भी अच्छी अच्छी सैलरीज हैं। एक नया उनको मौका मिला है, हुकूमतों ने उनको फेवर किया है, उनको अब्लाइज किया है। बस ठीक एक्टिविटी चल रही है, चलती रहेगी, नोटिस होते रहेंगे, डेट्स पड़ती रहेंगी, आखिर पे बात वही है, होना कुछ भी नहीं। होना कुछ भी नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं क्लासा साहब। और जिस तरह से आपने बात की है कि अब रेफरेंसेस के भरमार हो चुकी है, लेकिन वजीर आजम को यहां से भी क्लीन चिट मिल जाएगी। अगर मामला उठा भी तो कैप्टन सफ्तर के मामले पर शायद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई एक्शन लिया जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में जो तनाव पाया जा रहा है इस पर अमरीकी माहिरीन क्या राय रखते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए।
के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में जो तनाव पैदा हो चुका है उसके हवाले से बात करेंगे। क्लासेस में आपके जानिब आऊंगी। अमरीकी माहिरीन कहते हैं कि फौज ताकतवर रहेगी मगर इख्तिदार में आने के दिन जा चुके, और ये भी बात कि अगर अब इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान खान को फायदा होगा। समझते हैं कि वाकई ऐसा है? ये बड़ी एक अहम यहाँ पे आप कह सकते हैं डिस्कशन हुई है, सेमिनार हुई है, और उस सेमिनार में जो अहम या आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट जिन्होंने खिताब किया है वो रॉबिन रफील हैं। और रॉबिन रफील का थोड़ा सा बैकग्राउंड देना ज़रूरी है कि ताकि जो पाकिस्तान में कुछ हमारे मेमोरी लैप्सेस होते हैं, आज वैसे भी 17 अगस्त है, आज रॉबिन रफील के जो हस्बैंड थे वो पाकिस्तान में एम्बेसडर थे, मिस्टर रफील। और जो जनरल जहा का त्यारे का हादसा हुआ था जिसमें बहुत सारी हमारी टॉप की आर्मी ब्रास जो है वो भी साथ उसमें थे, बहावलपुर में जो उनका जहाज गिरा था, तो अमेरिकन एम्बेसडर भी वहाँ पे वो जनरल जहा के साथ शामिल थे। ये उनकी ये मिसेज हैं, बेवा हैं उनकी आप कह सकते हो, विडो हैं रॉबिन रफील। और बड़ा यहाँ अमेरिकन इन हलकों में इनकी बड़ी एक से भी है और बड़े वाइट हाउस के एक दो अहम ओहदों पे रही हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को खासा ये जानती हैं, ये खासी उससे फेमिलियर हैं। और आपको याद होगा पिछले दिनों इन पे इल्ज़ामात भी लगे थे, पाकिस्तान की बड़ी प्रो समझा जाता है, करीबी समझा जाता है, इन पे इल्ज़ामात भी लगे थे कि शायद इन्होंने कोई पाकिस्तानी ये जो है हमारी एम्बेसी या डिप्लोमेट्स इनको किन बाज़ मामलात में सपोर्ट भी की है। इस पर उनकी जाके FBI ने उनसे इंक्वायरी भी की थी, कुछ छापे वगैरह भी मारे थे उनके घर पर, लेकिन बाद में वो क्लियर हो गई थी। तो लिहाजा उनका कहा जो है बड़ा अहम है कि उनके हस्बैंड खुद पाकिस्तान में बहुत बड़े डिप्लोमेट रहे हैं, ये खुद वहाँ पाकिस्तान में रही हैं, फिर वाइट हाउस में पर्टिकुलरली डेमोक्रेट्स के साथ इनकी अच्छी एक वो रही है, लिहाजा इनका एक आप कह सकते हैं से है यहाँ पे एक चीज। अब वो ये कहती है जो पाकिस्तान का एनालिसिस उन्होंने पेश किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब दो चीजें हो सकती हैं, एक तो वो कहती हैं कि पाकिस्तान में फौजी बगावत के या फौजी रूल के कोई इम्कानात नहीं है, और साथ में वो कहती भी हैं दो चीजें और भी कह देती हैं कि पहले भी 99 में भी इसी तरह की सिचुएशन थी, लेकिन हमने देखा फिर फौज भी आ गई, जनाब मुशर्रफ आ गए, नवाज शरीफ साहब थे। साथ में ये भी कहती हैं कि आने के इम्कानात तो नहीं है, लेकिन अगर आ गई तो फिर अमेरिकन क्या करेंगे। तो उनका ये कहना है जी अमेरिकन जो अपने रीजनल इंटरेस्ट देखेंगे, उसमें वो ये नहीं कह रही कि या जमहूरियत को देखेंगे, नवाज शरीफ को देखेंगे, या वो पार्लियामेंट को देखेंगे, फ्यूचर क्या कैसे रिशेप करता है। वो सिंपल कह रही हैं कि फिर अमेरिकन जो है रीजनल इंटरेस्ट देखेंगे कि जो नया बंदा आता है टेक ओवर करता है तो उसकी क्या फिर अमेरिका के साथ अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो कितने इंटरेस्ट को सर्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इससे पाकिस्तान के लोगों को समझनी चाहिए एक बात कि इतने बड़े लेवल पे भी ये जो लोग हैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट देखते हैं, जो हमारे जैसे बैठे हैं ना वहां पे जज्बाती लोग हैं हम, कि जी दोस्तियां होती हैं जी, हमारे साथ मोहब्बतें होती हैं जी, प्यार होते हैं जी, देखें जी हमें किसी ने हमें दगा दे दिया, हमें इस्तेमाल कर लिया, उस एक फिक्रे में सारा कुछ छुपा हुआ है। पूरी दुनिया के जो आपके ग्लोबल डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के लॉज हैं कि ना फिर हम देखेंगे कि अमेरिकन के इंटरेस्ट क्या है, कि नई अगर हुकूमत बनती है, नया कुछ जर्नल आता है, हमारे इंटरेस्ट कितने हैं उसमें पूरे कर सकता है। लिहाजा उन्होंने अपने तय तो कोशिश की है ये कहने की कि पाकिस्तान में कोई इम्कानात नहीं है, अगर और लोग बड़े अवेयर हैं। अब लोग पता नहीं कितने अवेयर हैं, कितने सड़कों पे आ गए। शायद तुर्की का जो वाकया हुआ है उससे शायद एक अमेरिकन ये डिप्लोमेट्स जो हैं ये भी शायद मुतासर हुए होंगे, डर गए होंगे किसी हद तक कि शायद अगर पाकिस्तान में आर्मी आती है तो इस तरह का कोई अप्रोर कि वहाँ पे लोग उठ सकते हैं, सड़कों पे आ सकते हैं, शायद इनके जहन में ये हो, जो मुझे मुश्किल लगता है। हाँ, वहाँ मीडिया की अपराइजिंग हुई है, मीडिया पावरफुल है, स्ट्रांग है, वो रेजिस्ट कर सकते हैं अगर करना चाहे। लास्टली जो बड़ी अहम चीज़ है उनकी गुफ्तगू में वो ये कहती हैं कि अगर इलेक्शन आज होते हैं तो इमरान खान जीत सकते हैं, उनकी जीत के चांसेस हैं। लिहाजा वो कह रही हैं कि शायद 2018 में ही इलेक्शन होंगे। इससे हमें थोड़ा सा एक इंप्रेशन मिलता है कि अमेरिकन वो इमरान खान के साथ काम करने के लिए शायद तैयार नहीं है। उसमें इमरान खान का अपना भी कसूर है। जिस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट उन्होंने पहले से दे दिए हैं, अभी वो बने नहीं है वजीर आजम, और उन्होंने एक तरह की तीसरी आलमी जंग लड़ रही है, उन्होंने लड़ ली है नेटो के साथ भी और अमेरिकन के साथ भी। सो अमेरिकन अभी भी लग रहा है इनकी गुफ्तगू से, उनके रॉबिन रफील की, कि ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे नवाज शरीफ के साथ काम करते हुए, या इससे पहले इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ किया है। इमरान खान को डिजेस्ट करने में शायद इन्हें प्रॉब्लम होंगे, जिसकी ऑब्वियस रीजन हैं। अगरचे पिछले दिनों यहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे और उन हलचल जो थी यहाँ पे अमेरिकन की उनको दूर करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ जो बदखा हैं वो ये भी कहते हैं जो इमरान खान की लॉबिंग से ज्यादा शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी लॉबिंग फरमा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर साहब जी,
मेरा इस वक्त तो क्लास साहब क्योंकि वाशिंगटन में बैठे हुए हैं तो ये बड़ा ज़ाहिर है वहाँ पे चीज़ें बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं, तो ये तो इन्होंने फ़र्स्ट हैंड अकाउंट वहाँ की सूरत हाल का है। मुझे मौका मिला है कुछ साल सहाफ़त करने का वाशिंगटन से, तो उसमें बड़े इनके थिंक टैंक्स और बड़े इनके वो जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो हैं बड़ा वास्ता उनसे पड़ता है, और कई दफ़ा हंसी आती थी कि उनकी पाकिस्तान के मतलब बुनियादी नॉलेज भी बहुत ही महदूद है। मगर ये जो रॉबिन रॉफेल हैं और साथ इनके मार्विन वाइनबॉम हैं, ये जो हैं दो लोग, ये उन लोगों में से हैं जो कि बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इनकी पाकिस्तान की और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और यहाँ बहुत चक्कर लगाते रहे, रहते रहे, लोगों के साथ एक इंटरेक्शन रहता है इनका बहुत ज़्यादा। तो उसमें ज़ाहिर उनका एनालिसिस हमारे यहाँ भी मोर और लेस यही है कि जनाब शायद वो दिन गए कि जब ये फ़ौज डायरेक्टली इक़्तिदार में आती थी, कोई एहसान कोई नहीं कर रहा, ये है ही बड़ा मुश्किल काम। मगर याद रहे कि 1999 में भी यहाँ जब नवाज शरीफ साहब मुश्किल में आए थे तो वो जल्दी से अमेरिका गए थे, और क्लिंटन साहब ने ये कहा था कि ख़बरदार अगर किसी ने इनको उतारने की कोशिश की तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, और फिर वो उतर गए थे। और उसके बाद फिर बीच में जनरल टोनी आ गए थे, उन्होंने कहा जनाब ये जो मुशर्रफ साहब हैं ये भी हमारे मुफादत के लिए ये बेहतर हैं। तो इस तरह की अमेरिका भी और बाकी भी जो सुपर पावर्स होती हैं उनके लिए ज़ाती तल्लुकात से ज़्यादा अपने कौमी मफादात होते हैं। तो ये हमारी तरह का नहीं है कि हम हर एक के साथ अपनी ज़ाती रिश्तेदारी सऊदी अरेबिया या टर्की के साथ बना लेते हैं, जी हमारे ज़ाती तल्लुकात हैं, उनके यहाँ नहीं होता। तो वो देखेंगे जिस तरह उन्होंने कहा कि उनको मफाद, और उनको अक्सर जो है फ़ौजी हुकूमतें जो होती हैं उनको सूट करती हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में हर किस्म की उनसे मराद देने के लिए तैयार होती हैं। सिविलियन हुकूमतें फिर भी जो है रेसिस्ट करती हैं उनके प्रेशर को, पहली बात। दूसरा उनकी जो ये वाली ख्याल है कि आज इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान शायद जीत जाएंगे, मैं थोड़ा सा माजरत के साथ उससे इतना कोई एग्री नहीं करता हूँ। मेरा ख्याल है कि अभी पीटीआई को बहुत ज़्यादा होमवर्क करना है, और मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा, जितने भी अभी तक बाई इलेक्शन हुए हैं, मोस्टली लोकल बॉडीज़ हुए हैं, या अभी कश्मीर का इलेक्शन हुआ है वो भी हमारे सामने है, पर अभी भी जो है ना ये क्योंकि नून लीग की विकेट पे जा चुके हुए हैं और ये बिल्कुल उनकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इस विकेट के वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, वो 30 साल से इस गेम को समझते हैं। तो उनकी विकेट पे जाके, और अभी भी इन्होंने फॉर एग्जांपल भुट्टो साहब अपने दौर में एक एक तहसील में, एक एक छोटे शहर की बार काउंसिल में विजिट कर चुके थे। तो इमरान खान साहब ने कोई इतनी मेहनत नहीं की है, जो मैं कहता रहता हूँ वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, तो भी उनको बहुत होमवर्क की ज़रूरत है। तो मुझे कम से कम इस स्टेज पे वो नज़र नहीं आ रहा कि जनाब ये आज अगर इलेक्शन हो जाएं तो इमरान खान साहब पंजाब में जीत जाएंगे, तो मुझे थोड़ा सा डाउट्स हैं उसके मुतालिक। जी क्लास साहब। नहीं, आमिर की ये बात ठीक है कि इमरान खान जो है वो ठीक है पॉपुलर होंगे, पीपल्स पार्टी का क्रेडिबिलिटी लेवल बहुत लो है। रही सही कसर अयान अली और डॉक्टर आसिम पे जो स्टांस लिया है इन्होंने, कराची में इन्होंने ऑपरेशन में रजिस्ट किया है, इन्हें मान लेते हैं कि पीपल्स पार्टी एक चीज़ वो नहीं मानती, खैर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो सिंध में वो ठीक है दोबारा सीटें ले लेंगे, सिंध की सीटें काफ़ी नहीं है हुकूमत बनाने के लिए। जो कुछ वो कराची में कर रही है पीपल्स पार्टी या सिंध में वो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसका बरह रास्त इम्पैक्ट आपका पंजाब पे आ रहा है। पंजाब का वोटर पीपल्स पार्टी को पहले भी वो डिसोन कर चुका है, वो मजीद डिसोन करेगा, और अभी हमें पंजाब में उनकी कोई पेनिट्रेशन नजर नहीं आती। बिलावल अभी तक पंजाब में दाखिल नहीं हुए, सराइकी लोग उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। पूरा सेंट्रल पंजाब जो है उनकी करप्शन या गवर्नेंस की स्टोरी से वो तंग है कि पूरी पीपल्स पार्टी इस वक्त बचाने में लगी हुई है कि अयान अली को बचाओ, डॉक्टर आसिम को बचाओ, जो करप्ट उनका पकड़ा जाता है उसको बचाओ, और खुद उन्होंने दुबई में प्रॉपर्टीज ली हुई है, वो नहीं है। इमरान खान सेम, इमरान खान साहब जो है वो मैंने पहले भी बात की थी कि सराइकी इलाकों में अभी तक उनकी पेनिट्रेशन उस तरीके की नहीं हो सकी, विजिट्स नहीं की, वो शहरों में नहीं गए। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं क्लासेस साहब जहां पर जिस तरह से होनी चाहिए थे वो नहीं है, लेकिन जो अमरीकी माहिरीन ये समझते हैं अगर अब इंतखाबात हो जाते हैं फायदा इमरान खान को होगा, यकीनी तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी मकबूलियत का ग्राफ मुसलसल नीचे आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि 10 करोड़ आबादी का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जिसमें पुलिस फोर्स भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, मगर सीनियर अफसरान के ओहदे खाली हैं, इसकी वजह क्या और कहानी क्या है ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। आमिर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। पंजाब पुलिस की अगर हम बात करते हैं, सूबे पंजाब की बात करते हैं, तो जराइम की शरह में हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। पुलिस फोर्स भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सीनियर अफसरान के ओहदे क्यों खाली हैं? ये सिर्फ ये हम सीनियर अफसरान के ओहदे खाली होने की सिर्फ बात नहीं करेंगे। असल इशू ये है कि यहाँ पे जो है शहबाज शरीफ साहब, बहुत बड़ा उनका क्लेम है कि वो मैनेजमेंट के बड़े बादशाह हैं। अभी चाइना से उन्होंने नया एक अपना तमगा ले लिया खुद ही कि जनाब मेरी पंजाब स्पीड के चाइनीज़ भी मद्दा हैं। मगर यहाँ हम बात करते रहते हैं कि जनाब पंजाब में एक मैस है और पुलिस में ख़ास तौर पे बहुत बड़ा मैस है। हम ये 2-3 दिन से आज भी बात करेंगे कि ये डीजी खान और राजनपुर में जो हो रहा है, ये आए दिन रोज़ ऐसी स्टोरी चल रही होती है। इससे पहले कोई छोटू गैंग था, अभी जो इस वक्त पूरे पंजाब में काफ़ी हफ्ते हो गए हैं कि ये बच्चे अगवा हो रहे हैं, लोग मॉब्स अपने हाथ में कानून ले रहे हैं और अभी तक उसकी वजह नहीं पता चल रही कि वो कहाँ से बच्चे कौन अगवा कर रहा है, क्यों कर रहा है, अभी तक हम क्लियर नहीं हैं। अभी पंजाब गवर्नमेंट के अपने फिगर्स आए हैं कि 43% जो है वहाँ पे क्राइम जो है जराइम बढ़ गए हैं। उसके बाद ये भी तमाम खबरें, ये फौजी भाई भी हमारे कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब ये जो साउथ में जो है ना दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी ये बहुत बढ़ती जा रही है, सारी दुनिया कह रही है। तो अभी उस दौरान में जब ये कहानी आती है कि जनाब यहाँ पे इस वक्त 70 के करीब पंजाब के अंदर एसपीज, डीआईजीज और बड़े अफसरान जो है ना ये ओहदे खाली पड़े हुए हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम जो कहते रहते हैं कि पुलिस का ये डॉल्फिन फोर्स तो ले आते हैं मगर ये इस्लाहात नहीं करते, ये बुनियादी काम भी नहीं कर रहे कि और इसके अंदर मेजर वो इलाके हैं कि इसके अंदर आप देखें फैसलाबाद के अंदर कोई एसपी नहीं है, उसके बाद जो है रावलपिंडी में, उसके बाद गुजरांवाला में, उसके बाद मुल्तान में। सो ये मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ नहीं है। फैसलाबाद में सूरत हाल ये है कि वहाँ एक भी एसपी नहीं है और उसके तमाम ज़िला में, उनके चनियोट भी ज़िला है, टोबा टेक सिंह ज़िला है, किसी ज़िले में एक एसपी नहीं है। और वो राना सलाउल्लाह साहब जो नज़र आता है कि वो एक टोबे में एक्टिंग अपना कोई उनका, कल मैं खबर पढ़ रहा था कि लगा के उससे चला रहे हैं। तो एक हैपेजेड एक डॉकिज़म है जहाँ अपनी मर्ज़ी के बस वो SHO से हुकूमत चला रहे हैं। और इसके पीछे जो है ये छोटी बात नहीं है, समझ आती है कि जराइम क्यों बढ़ रहे हैं कि 9000 सरकार पुलिस के मुलाजमीन हैं जो इस वक्त घर भेज दिए गए हैं और एक क्राइसिस चल रहा है कि इस ओहदे पीछे होने के, खाली होने के पीछे वजूहात जो हैं वो 2-3 हैं। एक तो वजह यह है कि जनाब हमारे CSP अफसरान जो हैं ये काफ़ी सालों से वो बेचारे प्रोविंशियल पुलिस के जो लोग हैं उनके बोर्ड नहीं होते रहे, उनकी तरक्कियाँ नहीं हुई, तो वो इसलिए वो है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में सिंध के अंदर ख़ास तौर पे हालात पुलिस के बहुत ख़राब थे। एक जैसे एक फॉरेस्ट का बंदा जो है क्लर्क था वो पुलिस में जाके SP के लेवल तक पहुंच गया था। तो पीपल्स पार्टी आसदारी साहब भी वहाँ काम करते रहे हैं कि अपने मंजूर नज़र को पता नहीं क्या क्या तरक्कियाँ देते रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस हालात में कहा कि जनाब जिसकी भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुई है उसको वापस कर दिया जाए। तो पंजाब में नहीं था हुआ, ये रिसेंटली जो है ना पंजाब में कोर्ट ने कहा कि आप भी करें। अच्छा, वहाँ पे किया ये इन्होंने कि बजाय इसके कि उनकी रैंक रहने देते, सीनियरिटी जो है ना वो ले लेते। जैसा कि याद रहे कि KP में नासिर दुरानी साहब ने यही किया, उन्होंने कहा जनाब ये हम जिस तरह आप कह रहे हैं ऐसे नहीं कर सकते, लोगों का रैंक नहीं लिया जा सकता, सीनियरिटी हम ले लेते हैं और ये आपकी तामील भी हो गई और उनका निज़ाम भी बच गया। पंजाब में शहबाज शरीफ के पास क्योंकि टाइम नहीं है, इस्लाहात के लिए नहीं है, डॉल्फिन फोर्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, उन्होंने नहीं देखा और यहाँ पे एक मैस क्रिएट हो गया है कि उसके अंदर जो SP DIG थे उनका जब रैंक ली गया तो अक्सर OST हैं, कुछ बेचारे जो है वो दोबारा इंस्पेक्टर के लेवल पे आ गए हैं और यहाँ 50, 60, 200, 300 हज़ारों लोग हैं जिनकी तजलील की जा रही है। आप देखिए SP से लेवल से एकदम ASI बन गए हैं। तो एक टोटल मैस क्रिएट हो गया और उसके अंदर वो लोग भी हैं जिनको बहादुरी के तमगे मिले, वो लोग भी हैं जैसा कि उमर विरक साहब एक लाहौर में CIA तफ्तीश के अंदर खाली हो गया है। पंजाब में किसी मुकदमे की कोई तफ्तीश नहीं इस वक्त हो रही क्योंकि CIA और तफ्तीश के SP हैं ही नहीं हैं। और ये वो लोग हैं, यहाँ पे एक तासुब है रैंकर्स के मुतल्लिक, मगर ये हमारे जो CSP बाबुओं के मुकाबले में ये ज़्यादा रूटेड होते हैं कई दफ़ा और ये इतनी नीचे से लोगों को जानते हैं, तफ्तीश ये उनसे बहुत बेहतर कर लेते हैं। जिस तरह कल क्लास साहब एक्सप्लेन कर रहे थे, DG खान के लोकल्स के मुकाबले में इनको इतनी समझ नहीं होती है।
तो यहाँ उमर विरक साहब फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर है, उन्होंने ये सारी जैश मोहम्मद, ये लश्कर जंगवी, स्पाई मोहम्मद, इनके तमाम बड़े इन्होंने ख़त्म किए हैं। मलिक इसहाक साहब को भी इन्होंने पकड़ा था, और बड़े बड़े बदमाशों के अब वो OST बैठे हुए हैं। उस तरह ही जिसको शीदी को जिसने मारा और बदमाशों को बड़े बड़े, उनकी ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं बजाय उनकी जान का भी ख़तरा है। सो इस वक्त पंजाब में एक पुलिस का मैस चल रहा है जिससे कि आम आदमी गैर महफूज है, और एक टोटल मैस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक मैस है। और शहबाज शरीफ साहब बस वो अपने रबड़ के जूते पहने हुए हैं और आजकल वो बस लक्ष्मी चौक में फिर रहे हैं। सही। क्लासेस साहब, जितनी क्रिटिकल सूरत हाल है और आमिर साहब ने जो तस्वीर खींची है, उसके बाद तो लगता है शायद शहबाज शरीफ साहब ने इसी का नाम पंजाब स्पीड रखा हो। मैं वैसे हो सकता है बहुत सारे लोगों को मैं बात ना पसंद है, मैं सीनियरिटी के कंसेप्ट पे मैं जाती तौर पर इतना गर्विदा नहीं हूँ कि सीनियर जो है उन्हें कोई प्रमोशन मिलेगी। उसका नुकसान ये हुआ है, हर शोबे में हुआ है पाकिस्तान में, कि आपके लोग ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। पुलिस वालों को पता है मैं सीनियर हूँ, मैं कुछ करूँ ना करूँ मैंने प्रमोट हो जाना है। आपके बाबू को पता है, जकूटा जिन मेरे दोस्तों को पता है जी, हम कुछ करें ना करें हमने प्रमोट हो जाना है। हाँ, उसके लिए खुशामद करनी है आपने, थोड़ी सी आपने मैनूवरिंग करनी है, किसी शाही खानदान के साथ आपने बच्चा जमुरा बन जाना है, किसी का आपने बैग उठाना है, किसी को आपने जाके उसके कहने पे आपने पूरी तबाही जो भी है, करप्शन करनी है, फाइलें ठीक करनी है, रिकॉर्ड को में आपने टेम्परिंग करनी है, वो सारा करेंगे ताकि हमारी प्रमोशन सेफ रहे। आप ये बहुत सारा मेरा ख्याल पाकिस्तान में चीजों को चेंज करने की जरूरत है। ये जो नौजवान है, यूथ है, ये डिलीवर करने की बेहतर पोजीशन में होता है कंपैरेटिवली, मेरा ख्याल उसमें पैशन होता है, उसमें थोड़ी सी विगर होती है, वो कुछ करना चाहता होता है, उसको अपना फ्यूचर नजर आता है कि यार अगर मैं कुछ एफिशिएंसी दिखाऊंगा, कुछ परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तो शायद मेरा फ्यूचर बेहतर हो जाएगा और मुझे तरक्की मिलेगी या तनख्वाह में इजाफा होगा। ये हर बंदे की लालच होती है। हमने यहाँ पे सीनियरिटी बेस्ड चीजें कर दी हैं कि जो मुझसे 10 साल पहले पैदा हो गया है, ये समझ लिया गया है कि वो ज़हीन है, या मैं किसी से 10 साल पहले पैदा हो गया हूँ तो ये तस्वर कर लिया गया है कि जनाब क्लासर साहब अकले कुल हैं, ये समझदार है, तरक्की इन्हीं को मिलेगी, चाहे इनसे 10 पीछे जूनियर जो है वो ज्यादा समझदार क्यों नहीं बैठे। इस कंसेप्ट ने डैमेज किया है पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों को। वो चाहे हमारी जुडिशरी में हम देखते हैं माजरत के साथ, वहां भी एक कंसेप्ट है जो सीनियर है कर दो, चलो जी ठीक है जी करें आप। ऐसे हमने ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं, पुलिस में देखते हैं। अच्छा, ये बात आपको प्राइवेट सेक्टर में नजर नहीं आती। प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी प्रमोशंस होती हैं, आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं, आपकी तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, आपको ओहदे भी मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर में। रीजन के जो आपका मालिक बैठा है वो आपकी प्रोडक्शन देखता है, प्रोडक्टिविटी देखता है, क्रिएटिविटी देखता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये चीज सिविल स्ट्रक्चर में नहीं आ सकी, उसका नतीजा ये आप देख रहे हैं। अब जिन लोगों को परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन मिली थी जो आमिर ने भी बताई हैं, उनको अगर उनका हक नहीं मिल रहा तो कल को क्यों परफॉर्म करें? अगर उन्हें भी उतनी तनख्वाह मिलनी है जो उनके साथ वाला कुलीग जो सारा दिन कुछ नहीं कहता, बैठ के वहां पे थाने में लोगों को गालियां देता है, माल बटोरता है, पैसे खाता है, या वट जो भी करता है, लोगों पे तशद्दुद करता है, उनपे कन्फेशनल स्टेटमेंट या पुलिस मुकाबले करता है, अगर उसको भी वही कुछ मिल रहा है जो एक परफॉर्म करने वाले अफसर को मिल रहा है तो मेरा ख्याल है आपके महकमे तबाह होंगे। और दूसरा, अगर इसमें आमिर, अगर शाही खानदान का कोई फर्द होता इसमें, पहले तो ये फैसले नहीं आना था, पहले ये फैसले नहीं आना। शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद है, स्टे पे इन्होंने हुकूमत चला ली थी 2008 से लेकर 2013 तक, स्टे पे ये चीफ मिनिस्टर रहे थे। सो ये अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं शहबाज। आपको याद है 14 साल इनका इत्तेफाक फाउंड्री का स्टे चला, 14-15 साल। अब किसी को जरूरत हुई कि इनके खिलाफ फैसला करके देते, इनका स्टे खारिज करते? सर नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा 10 साल का मुआहदा करके गए, वापस है, और उनका 7-8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनका पूरे की पूरी सजाएं रिवर्स कर दी थी। सर जहां पे पावरफुल होता है, जहां पे पावरफुल एलीट होती है, शाही खानदान होते हैं, ताकतवर लोग भी देखते हैं। पुलिस वाले बेचारे थे, हम मतलब सब के खिलाफ नहीं है, तनकीद हम भी करते हैं, अभी आएंगे अगली स्टोरी पे बात करेंगे, जो गलत वो काम हो रहा है हम उस पर भी टेक ऑन करते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, अगर कोई डिलीवर कर रहे हैं, कुछ उन्होंने एफर्ट्स हैं, एफिशिएंसी है, अपने लिए तो आप किसी अदालत को जरूरत नहीं देते। आप कहें ना जरा ये करके दिखाए ना, ये TORs पे ले जरा सुआ मोटो बनाए, अपनी मर्जी की TOR नहीं बना सकती। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात करें। क्लासेस साहब, इस वक्त पाकिस्तान का जो कल्चर चल रहा है उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जाता है जो शाही खानदान है, जो ताकतवर है, उसी के मुफाद के ऊपर ही, उसी के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसले मंजर आम पर आते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो गुज़िश्ता 2 रोज से हम जो राजनपुर की तहसील दाजिल के हवाले से फॉलो अप आप तक पहुंचा रहे हैं, आज हम आपको दाजिल की आवाम की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दाजल में जो अफसोसनाक वाक़ा पेश आया था उस पर अभी तक जो वरसा थे उनको इंसाफ नहीं मिल सका। सितम तो ये है कि जिनका मरा उन्हीं के वरसा के ऊपर मुकदमात दर्ज कर दिए गए और वो भी दहशतगर्दी के। इस वक्त दाजल की आवाम जो अपनी कहानी अपनी ही ज़ुबानी सुना रही है, जो उनके साथ वाक़ा पेश आया है बर्बरियत से भरा, वो हम पहले आपको सुनवाएंगे कि वो आवाम क्या कहती है, उसके बाद इस पर बात करेंगे। आगन की तई तूने तो पर्चे थी गन जी में तो आप इंसाफ नजरे इंसाफ करो। वजीर आलम को अपील करेंगे हमें मुजरम गोले ब्याह से नहीं करता मिला। ये यतीम बच्चे हैं, इनका कोई कमाने वाला नहीं है। हम 2 काउंसलर हैं, इनके करीबी रिश्तेदार हैं, हम पे भी पर्चा करा दिया उन्होंने। ये इनका कमाने वाला कोई नहीं बचा। ये इसकी वालदा थी, वो भी एक बेवा है, उन्होंने मेहनत मजदूरी करके कमाया, इनको खिलाया। अभी वो अकेलौता कमाने वाला भी चला गया। इतना एक बेवा और अकेलौता बेटा फौत है। इतना वज़ीर आला साहब को टास्क पास नहीं थी, क्योंकि इतना ही असा ही वज़ीर आला साहब को मुंतखब कराए, असा ही वोट ॾितनि। असा 2 काउंसलर कलीम इजाज़ 2 ही परारे कौम के काउंसलर हूँ। मेहरबानी करें वज़ीर आला नाल ग्रुप है सारा, वज़ीर आला को वोट ॾितनि। मेहरबानी करन आवन सारी दात रसी करन, सारे मुलज़िम गिरफ्तार करावन। 8 साढ़े 8 बजे ये वाक़या हुआ है। उसमें 2 आदमी जो है ना ज़ख्मी हुए हैं। शहरियों में इश्तिहाल था, कोई पहला वाक़या नहीं था। इससे पहले भी दर्जनों वाक़यात ऐसे हुए हैं जो यहाँ ज़ख्मी भी आए हुए हैं, जिनको गोली मार के जो है ना मोटरसाइकिल छीन लिए गए हैं। और हमने 12 पहले भी एहतजाज किया है। इस तरह दाजल में ये वारदात हुई है, अनहोनी वारदात हुई है। बजाय हमारे मुलजमान गिरफ्तार करने के, हमारे निहत्ते मासूम शहरी बेगुनाह शहरियों को जेल के अंदर डाल दिया है उन्होंने। बजाय इसके कि हमारे मुलजम गिरफ्तार करते, बल्कि अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए हमारे निहत्ते लोगों पर FIR भी चाक कर दी। और ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि सिर्फ 1200-1300 आदमी नामालूम लिखने का इनका मकसद भी यही है, जिस शरीफ शहरी के घर में घुस जाएँ, जिसको पकड़ कर ले जाएँ, उसको छुड़ाने वाला कोई ना हो, ताकि बाद में अपनी ज़िम्मनी में उसका नाम ऐड कर दिया जाए। ये शॉट आपने देखा, सितम की इंतहा है कि सब साफ नजर आ रहा है, मगर अफसोस के पुलिस और आला हुक्काम अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। हाफिज इरफानुल्लाह DPO राजनपुर हमारे साथ मौजूद है। हाफिज साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी क्लासा साहब। मैं हाफिज साहब से पहला सवाल पूछना चाहूँगा। हाफिज साहब, आपने कितने अब तक मुकदमे दर्ज किए हैं? कितने, क्यों हमारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ 1300 के करीब FIR जो हैं लोगों को आपने दर्ज किए हैं, या आपने अपने रिपोर्ट में तो लिखा है 400। अब तक कितने आप ये मुकदमे दर्ज कर चुके, कितने गिरफ्तार हुए हैं? ये बता दूं, पहले तो मुझे थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा मौका दे देंगे ताकि मैं मौका जाहिर कर लूं। तो ये है कि तीसरे प्रोग्राम में मुझे मौका मिल रहा है। पहले वन साइडेड हमारे ऊपर अटैक हो गया और पुलिस को इस तरह साबित कर दिया कि जैसे ये कोई इधर राजनपुर की पुलिस नहीं है, कोई इंडिया से पुलिस आई हुई है। ये राजनपुर की पुलिस है। और कल आपके प्रोग्राम में आपने अच्छी बात की थी कि ये साउथ के लोग बड़े पीसफुल है। तो ये जो पुलिस है ये भी इसी ही साउथ की ही पुलिस है जो यहाँ की भर्ती हुई है। और इसी तरह के यहाँ पे साउथ में अगर पीसफुल लोग हैं तो कभी कभी ये पीसफुल लोग मुश्तइल भी हो जाते हैं। और ये जो छोटू था यहाँ पे, जिन्होंने हमारे 6 बंदों की जान लिए, शहादतें हमारे जवानों ने दी है, वो छोटू भी कोई लंदन से नहीं आया था, वो भी इसी इलाके का रिहायशी था। जो आप लोग कह रहे हैं कि तो आप छोटू के नहीं, मेरे सुने DPO साहब, आप छोटू की सजा इन लोगों को दे रहे हैं। छोटू से आप लड़ नहीं सके, वहां से तो पुलिस भाग गई थी, फौज को आना पड़ा। जो कुछ छोटू ने आपके साथ किया तो राजनपुर के दाजल के लोग अब उसकी सजा भुगतेंगे, क्योंकि उसी इलाके से था वो। मुझे थोड़ा सा मौका देते तो मैं क्लियर कर दूं। जो आप लोगों ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, तो दहशतगर्दी के एक ही मुकदमा दर्ज हुआ है। और दहशतगर्दी के एक्ट के तहत टेररिज्म को जो डिफाइन किया गया है उसको मैं थोड़ा सा 1 सेकंड में आपको क्लियर कर देता हूँ कि टेररिज्म इज एन एक्शन जो उसमें लिखा हुआ है इन्वॉल्व ग्रीवियस वायलेंस अगेंस्ट अ पर्सन और ग्रीवियस बॉडीली इंजरी हार्म टू अ पर्सन। इसका C कहते हैं इन्वॉल्व ग्रीवियस डैमेज टू प्रॉपर्टी। इसका D कहते हैं इन्वॉल्व द डूइंग ऑफ एनीथिंग that is likely to cause death or endanger। तो सर, हम एकेडमिक बहस में नहीं जा रहे। वहां पे कत्ल हुए हैं, डेक्यूटी हुई है, किसी का बंदा मारा गया है, भाई मारा गया है। आपने कुछ उसमें 1300-1400 लोगों को आपने दिया है, एक पर्चा एक FIR में दिया है। एकेडमिक बहस में हम बाद में चले जाएंगे सर। आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, आपके पास थाने में नहीं आते हैं तो वो कहते हैं हम जलील होते हैं। जरा ये एक्सप्लेन करें कि लोग जो है वजीर आला से अपील करते हैं, आपसे अपील नहीं करते, आप पे भरोसा नहीं करते। बता देता हूं ना कि ये जो टेररिज्म है उसमें है क्या। टेररिज्म का सेक्शन ये कह रहा है कि इन्वॉल्व स्टोनिंग, ब्रिक बैटिंग और एनी अदर फॉर्म ऑफ मिसचीफ टू स्प्रेड पैनिक। एक जो क्लियर यहाँ पे लिखा है इन्वॉल्व सीरियस वायलेंस अगेंस्ट मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स
आर्म फोर्स, सिविल आर्म फोर्स और पब्लिक सर्वेंट। और सर हमें, और सर सुन लिया, समझ गए, हम मान गए कि आपको पता है टेररिज्म लॉज का। 1400 लोगों को टेररिज्म में आप अंदर कर देंगे। आपकी पुलिस की नहली, वहां बंदे मारे गए, उनकी फैमिली पे आपने पर्चे दे दिए। डीपीओ साहब, मैं आपको टेररिज्म की ये डेफिनेशन होती है सर। आप पे टेररिज्म के चार्जेस नहीं लग सकते कि वहाँ बंदे मारे गए हैं, आपने वहां पे लोगों के घरों में। आपके साथ लेडी कांस्टेबल नहीं थी, हमारे यकूब बुजदार की कल पूरी रिपोर्ट है। अभी आपने बच्चे देखे हैं, औरतों की बातें सुनी आपने, आप हमें टेररिज्म समझा रहे हैं सर। 1400 बंदों ने टेररिज्म किया आप पे। क्लास साहब मुझे मौका नहीं देना तो मुझे लाइन पे ले लिया सर। आपकी ख्वाहिश थी, मेरी सुने, आपने हमें टेररिज्म की डेफिनेशन समझाना शुरू कर दी है। आप वाकई के बताएं, वहां कत्ल हुए आपकी डोमेन में, आपकी डोमेन में कत्ल हुए हैं, लोग मारे गए, बेचारे बच्चे वहां पे वो हो गए, यतीम हुए, बेवा हुई हैं औरतें। भाईजान मुझे ये थोड़ा सा दे दें कि यहाँ पे कोई पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये लॉ जो बना हुआ है बर्दाश्त होती है और उसके ऊपर लॉ टेक्स इट्स कोर्स। अब एक वकूआ हो गया, पुलिस का काम था कि पुलिस को काम करने देते। 8 घंटे तक डीएसपी, एसएचओ और मेरे मुलाजमों को यरगमाल किए रखा। मैं खुद गया, मैंने डिफ्यूज किया सिचुएशन को। उसके बाद ये इन लोगों ने आके थाने के ऊपर हमला कर दिया। और वो थाना जो हनीफ गौरी शहीद के नाम से हमारा एक मोनूमेंट है, एक शहीद की मोनूमेंट है, जितना भी छोटों के खिलाफ जान दे दी, उसके ऊपर उन लोगों ने हमला कर दिया। और फिर 5 गाड़ियां सरकार की जलाई गई जो अवाम से और हमारे टैक्स से खरीदी गई चीजें हैं। कौन सा ऐसा काम इन लोगों ने नहीं किया जो यहाँ पे टेररिज्म में नहीं आता। और दूसरी बात कि जिन लोगों, तो कितने लोगों को टेररिज्म में आपने नॉमिनेट किया है, आपने कितने लोगों को दिया है? मुझे मौका तो दे देना जिनका। सर आप नंबर तो बताए ना, 6 दफा मैं आपसे पूछ चुका हूँ कितने लोगों को आपने नॉमिनेट किया। आप नंबर बताने को तैयार नहीं, ताकि पाकिस्तान के लोगों को पता चले दाजल में कितने बड़े वहाँ दहशतगर्द पैदा हो गए हैं। 137 बंदे इसमें नॉमिनेटेड है। 1200 से आपकी रिपोर्ट में सर, आप ठहरे, मैं ये पूछना चाहता था, आपकी रिपोर्ट जो आपने कल हमने आपकी दिखाई थी उसमें आपने 400 लोगों का लिखा है, यहाँ कह रहे हैं 137 है। आपकी अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मेरी रिपोर्ट जो आपको पास पहुंची है उसमें से 1200 से 1300 और 137 बंदे वो उसमें नामजद लिखे हुए हैं आपके। तो आप मतलब दाजल में वहाँ 1300 दहशतगर्द पैदा कर दिया है आपने। 1300 बंदे अब दहशतगर्दी का ट्रायल फेस करेंगे। वो जो एक्ट है जो हाफिज साहब, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ। आपका फोकस सिर्फ जो है ना, वो जब मुश्तिल हो गया क्राउड तो फिर उस पे है। उससे पहले का जो वाकया हुआ है जिसमें जिन हालात में वो लोग मुश्तिल हुए और उनको ये एहसास हुआ कि उनकी नहीं सुनी जा रही, उसकी हैंडलिंग किसने की और कैसे की, इस नहज तक पहुंचे कैसे, उस पर हमें जरा ब्रीफ करें प्लीज। साहब आपने मुझे मौका देना ही नहीं, आपने वन साइडेड स्टोरी सिर्फ चलानी थी और आपने पहले भी हमारे जर्नलिस्टिक एथिक्स को तमाम कर आप डीपीओ साहब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा 137, कल की रिपोर्ट में जो हमने देखी है 400 लोगों के थे, अब 1300 हो गए हैं। आप झूठ ना बोलें। इस तरीके का लोगों पे तशद्दुद करके वहां पे लोगों को दहशतगर्द बना के आप इस तरह पुलिसिंग नहीं कर सकेंगे। आप साउथ के इलाकों को डिस्टर्ब ना करें, पीसफुल लोग हैं। आप इस तरह जिस तरह तशद्दुद कर रहे हैं, उनको दहशतगर्द बना रहे हैं। यू आर डूइंग डिससर्विस टू पंजाब गवर्नमेंट और साउथ के लोगों के साथ डिससर्विस कर रहे हैं सर। आप की पूरी खिलाफवर्जी की है, जर्नलिस्टिक एथिक्स से नहीं है। कैमरा में भी मैं आपको ये प्रोग्राम की कॉपी भिजवाऊंगा। आप फरमाइए प्लीज फरमाइए। अब आपको कंप्लीट टाइम है जरा, मगर प्लीज उस पे रहें जिस पे हम चाह रहे हैं। आप डिटेल्स में जा रहे हैं। आपने एक वन साइड स्टोरी चला के फिर वो यहाँ पे ये साबित कर दिया कि पुलिस जो है राजनपुर की वो कोई इंडिया या इसराइल से आई हुई है। उसके बाद तीसरे प्रोग्राम में मुझे लाइन पे ले रहे और फिर उसमें मौका भी नहीं दे रहे कि मैं अपना मौके आपको दे दूं। अभी भी आपको मौका मिला है ना, आप मौका नहीं ले रहे, जा रहे हैं। ये मैं कहता हूँ कि मैं आपको फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहे। यू विल हैव टू फेस द लीगल सूट, क्योंकि आपने जर्नलिस्टिक एथिक्स को पूरी तरह पमाल किया हुआ है इस तरीके से। भाई साहब आप पहले आप कर लेना हमारे ऊपर डीपीओ साहब, और डीपीओ साहब आप लीगल सू कर लेना हमारे ऊपर। पहले उन 1400 दहशतगर्दों की कहानी सुना जिनको आपने दहशतगर्द बना दिया है, जिनके घरों में जिनका कत्ल हुआ है उनके आपने पर्चे दे दिए। आप हमें सू कर लीजिएगा, और भी बहुत सारे करते रहते हैं, आप भी शौक पूरा कीजिएगा। पहले ये बताए 1400 दहशतगर्दों में पर्चा कैसे हुआ है? उन लोगों ने पुलिस की गाड़ियां जलाई है, पुलिस के मुल्जिमान को उन्हें यरगमाल किया हुआ है, उनके ऊपर हमला किया हुआ है, वो उसको फेस करेंगे। और जर्नलिस्टिक एथिक्स को
अब पामाल करते हैं आप ये इंशाल्लाह मेरे को फेस आपको लीगल नोटिस इशू करवा। आप हमें बाद में कर लेना, पहले अपनी सिचुएशन बताएं वहां पे, आप हमारा कर लेना, क्योंकि आप लोगों का मिजाज बन गया कि कमजोर पे चढ़ दौड़ते हैं। वह छोटू गैंग के आगे आप लोगों ने हथियार डाले, बाकियों को थ्रेट करते हैं, हमें आप धमकियां देते हैं कि हमने टेकअप क्यों किया इशू को। इतने बहादुर थे तो छोटू गैंग से लड़ते हैं आप, वहां तो भाग गए थे सारे आप लोग। मैं आपको शुरू करूंगा जरूर, क्योंकि तीसरे प्रोग्राम में आप मुझे ले रहे हैं और मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं कि मैं आपको डिफाइन करूं। आप कल फिर आ जाएं, आप टेररिज्म की किताबें उठा के कल फिर आ जाएं हमारे साथ शो में। ठीक हो गया, नहीं मैं आप कोर्ट में दूसरों को फेस करेंगे इंशाल्लाह। जरूर कोर्ट कीजिएगा। पहले 1400 जो लोगों को दहशतगर्द बनाया आपने वहां पे, उन लोगों को जरा उसका जवाब दें। आपको यकीन करें, हम मौका दे रहे हैं कि फैक्ट्स पे रहें। कि मैं आखिरी आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस पे बताएं कि लोगों के मुश्तल होने से पहले जो उनकी हैंडलिंग हुई उस पे अगर आप कुछ प्लीज बताना चाहें। आमिर साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया, लेकिन बार बार जो डीपीओ हाफिज इरफानुल्लाह को हमने मौका दिया, शायद वो उसको अवेल ना कर सके। ब्रीफ करना चाहिए था उन्हें कि किस तरह से अवाम इस नहज पर पहुंची कि उन्हें थाने जाना पड़ा, बजाय इसके कि वो इस पर ब्रीफ करते, वो दहशतगर्दी की डेफिनेशन ही समझाते रह गए। अवाम को इंसाफ मिलने तक मुकाबले में हम इस स्टोरी को फॉलो अप करते रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।